नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन की खबर से शोक का माहौल है। ये विमान हादसा बारामती में हुआ है। राजनीतिक हलकों में जनता के नेता के तौर पर याद किए जा रहे हैं अजित पवार। वहीं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। राष्ट्रपति ने सरकार के विकसित भारत के संकल्प से लेकर ग्लोबल साउथ की आवाज बने भारत की भावी नीतियों और निर्णयों की दिशा को स्पष्ट करते हुए विकास यात्रा का सार देश के सामने रखा। इन खबरों के साथ ही देश दुनिया की होंगी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। संसद में बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, रिफॉर्म एक्सप्रेस के पथ पर चल रही सरकार। जल, थल, नभ के क्षेत्र में दुनिया देख रही है भारत का विकास। अभिभाषण में कहा, खुशहाल किसान विकसित भारत की प्राथमिकता। नहीं रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। विमान हादसे में हुआ निधन। बारामती में लैंडिंग के वक्त हुए हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत। अजित पवार के निधन पर शोक की लहर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। पीएम मोदी ने बताया, जमीन से जुड़ा नेता। हादसे को लेकर महाराष्ट्र सीएम से की बात। प्रधानमंथी नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। राष्ट्र प्रथम, कर्तव्यनिष्ठ युवा रैली की थीम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज विशाखापत्तनम में होगा चौथा T20 मुकाबला। 3 मैचों की जीत की हैट्रिक लगाने वाली टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ने की होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, सरकार दलितों, वंचितों, पिछड़ों और जनजातियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा 150वीं जयंती पर देश ने उन्हें याद किया और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। गरीब कल्याण के लिए सरकार ने तेजी से अभियान बढ़ाए हैं। पिछले 1 दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले 1 दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते 1 वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते 1 वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को LPG कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, आयुष्मान योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज मिला है। जरूरतमंद लोगों को घर के पास इलाज मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है।
बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ पार कर गया है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इस दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड में भारत अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 के पहले 5 महीने में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया था। इस साल भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात शुरू किया। राष्ट्रपति ने खाद्यान्नों का आंकड़ा बताते हुए कहा कि बीते वर्ष भारत ने 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पाद किया है। हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बना है। मुझे ये देखकर संतोष है कि आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। बीते वर्ष के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ है। 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। हमारा देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भी बना है। ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दिखाता है। दूध उत्पादन क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क, बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, तो इन तमाम बातों का ब्यौरा रखा राष्ट्रपति ने। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे उच्च रेलवे आर्च ब्रिज, चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पंगन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। भारत के मेट्रो नेटवर्क पर भी देशवासियों को गर्व है। 2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार के नीतियों और आने वाले भविष्य के लिए जो सरकार की दिशा है, उनके कार्यक्रमों की एक तरह से उसकी एक स्पष्ट तस्वीर रखना होता है। इस तस्वीर में क्या बड़ी बातें हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने विकसित भारत के संकल्प से लेकर ग्लोबल साउथ की आवाज तक की बात कही है। ऋतु, निश्चित तौर पर जो राष्ट्रपति का भाषण होता है उसमें सरकार की जो नीतियां हैं उसकी एक झलक होती है और जो उपलब्धि रही है उसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है। कैसे बीते 11 वर्षों में दुनिया में तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत आज सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो रेलवे हो या फिर स्पेस सेक्टर हो या विनिर्माण क्षेत्र हो, आज हम जानते हैं कि हम मोबाइल का निर्यात कर रहे हैं और 11 वर्ष पहले आप देखें कि मोबाइल के हम आयातक थे। इस तरह से तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिसका एक एक करके जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम सरकार कर रही है, चाहे वो किसान हो, उद्यमी हो, श्रमिक हो। हम जानते हैं कि हाल ही में
जो नए 4 कोड लागू हुए हैं श्रमिकों को लेकर, उससे एक रास्ता साफ हुआ है बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा का, उसका जिक्र भी राष्ट्रपति ने किया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मोदी सरकार ने चिंता की है किसानों की, श्रमिकों की और स्टार्टअप्स की, और जो अपनी नीतियों के जरिए एक वातावरण बनाया कि आज दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते हुए हम अर्थव्यवस्था है। 85 लाख करोड़ से ज़्यादा हमने देखा कि बुनियादी ढांचा सेक्टर में जो इन्वेस्ट हुआ है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति ने किया कि आज हम दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का निर्माण करते हैं। जम्मू कश्मीर में जहां पर रेल पहुंची है, बंगाल और असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हुई है। तो इस तरह से जो तमाम उपलब्धियां हैं, जो सिर्फ देश ही नहीं दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से तेजी आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हम जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके कल्याण के लिए योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से उनको मदद देने की बात हो या फिर अन्य सामाजिक योजनाएं जिससे उनको सहारा दिया जा सके, उनके जीवन को आसान बनाया जा सके, उसका जिक्र भी राष्ट्रपति ने आज अपने भाषण में किया है। तो ये दिखाता है राष्ट्रपति ने विस्तार से बताया कि किस तरह से एक बड़ा बदलाव को लेकर समाज में एक आया है। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर अय्यर साहब, 2026 का राष्ट्रपति का अभिभाषण इस बजट सत्र से पहले इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 10 साल सरकार को इस समय हो चुका है। 10 साल के आगे की जो रूपरेखा है, और जब ये सरकार विकसित भारत की बात करती है, तो आज के अभिभाषण में वो कौन से ऐसे 5 क्षेत्र या कौन से ऐसे नए क्षेत्र आपको लगता है जिसमें मौजूदा सरकार अब आगे बढ़ रही है बुनियादी चीजों को पूरा करने के बाद? रितु जी, इस भाषण से बड़ा क्लियर है कि सरकार जो अपना लक्ष्य है विकसित भारत 2047 की, और जिस गति में देश आगे बढ़ रहा है, उस गति में कहां तक पहुंचा है, आगे रास्ते क्या है और चुनौतियां क्या है, सरकार अपनी तरफ से क्या क्या कर रही है, उसका विवरण है। साथ में आप देखेंगे राष्ट्रपति का एक अपील भी है कि हर नागरिक को सरकार के साथ देकर अपना कर्तव्य भी निभाना है, ताकि पूरे देश पूरे अपनी शक्ति के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े। इसमें एक चीज आप नोट करेंगे, हर साल जब अधिवेशन शुरू होता है, सरकार, राष्ट्रपति की भाषण एक्चुअली सरकार की ये है, एक प्रकार से हिसाब देने की बात है जी, कि इतने सालों में हमने क्या किया, उसकी हमारी उपलब्धियां क्या है, अभी क्या कर रहे हैं, और आगे जाके हम कहां पहुंचने चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। इसलिए आपने देखा होगा इसमें सब चीजें बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर, युवाओं को लेकर, जॉब क्रिएशन को लेकर, और साथ साथ में आपने देखा होगा इसमें जो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी जनधन योजना के माध्यम से लेकर पूरी डिजिटल सिस्टम कैसे की गई है, ताकि हर नागरिक इस पे जोड़ सके, और इसका भी क्या प्रोग्रेस रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, मोदी सरकार राष्ट्रपति भाषण के जरिए हमेशा बताती है कि जो फैसले हम लिए थे उसकी आज क्या रिजल्ट है। जैसे शुरू में उन्होंने कहा जो अनाज की उत्पादन जो है रिकॉर्ड तोड़ के एक नया फिगर पर पहुंच गया है। इस तरह आप देखेंगे बाकी अन्य कार्यक्रम, मतलब ऐसा एक क्षेत्र नहीं छोड़ा है। आप देख लीजिए ज्ञान भारत मिशन कि किस तरह जो पुराने जो प्राचीन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको कैसे कर रहे हैं। देखिए, ऐसे भी चीजें जो हमें नहीं लगता कि अच्छा इतना बड़ा क्या है, लेकिन सरकार कोई एक क्षेत्र नहीं छोड़ा है, एक क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। ये और दूसरा चीज, शेखर अय्यर साहब, उपलब्धियों पे तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ ऐसी चुनौतियां या जिन चुनौतियों को लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठाता रहा है, उसका भी एक लेखा जोखा पे एक चर्चा होनी चाहिए, जिसमें रोजगार एक बहुत बड़ा एक तरह से मसला रहा। पिछले 10 साल में हमने देखा विपक्ष लगातार इस बात को जोर देता रहा है, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार की आवश्यकता को लेकर। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बहुत साफ कहा कि रोजगार मेलों ने लाखों युवकों को रोजगार दिया है, लेकिन जिस तरह से अपनी पूरी उपलब्धि सरकार ने बताई है, उसमें आपको रोजगार सृजन के वो कौन कौन से मौके, कौन से बड़े क्षेत्र दिखते हैं? क्योंकि ब्लू इकोनॉमी का भी जब जिक्र किया राष्ट्रपति ने, तो कहा कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, आपने विकसित भारत रोजगार योजना के तो जिक्र किया, और सरकार की तरफ से एक फिगर जो उस पर पेश किया है
कि 1 करोड़ से ज़्यादा युवा आईटी सर्विसेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर में और ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कैपेबिलिटी सेंटर्स में किए। और ब्लू इकोनॉमी को लेकर सरकार ने जो निधि जरूरत है, नए नए मतलब नए स्टार्टअप्स उस पे आने के लिए, नए आप कह सकते हैं कि नए इनिशिएटिव लेने के लिए, देखिए सरकार की नौकरी जो समस्या है उसको दूर करने की एक बड़ी तरीका जो सरकार ने अपनाया हर क्षेत्र में, वो ये है, अब नौकरी देने की बात तो है ही, लेकिन साथ में स्वयं अपने पैर में खड़े होकर एक व्यवसाय शुरू करें ताकि वो स्वयं बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने शुरू कर देंगे। उसके लिए सरकार ने आरबीआई के, ये भी आपने देखा आरबीआई के पॉलिसीज में भी देखा होगा कि कैसे उनको क्रेडिट मिले, सुविधा से मिले, वो अपने आप को एक मीडियम स्केल या छोटा स्केल में कुछ शुरू करें और आगे जाके पूरी व्यवस्था को बदलने में वो भी ना केवल मदद करेंगे लेकिन आगे इनिशिएटिव लेंगे। सरकार चाहती, ये इसको कहते हैं कि सिटीजन्स को एम्पावर कराना। सरकार अपने नीति रखती है, नई स्कीम्स रखती है, लेकिन सरकार चाहती है कि हमारे युवा शक्ति इसको समझे, इसको यूटिलाइज करे, इसको एक्सप्लॉइट करे ताकि वो स्वयं एक बड़े बिजनेस की तौर पे करे। क्योंकि सरकार हमेशा, मोदी जी का हमेशा यही बात है कि एम्पावर करना। और जो चीजें हो रही है, जिसको आज राष्ट्रपति जी ने बताया, रिफॉर्म एक्सप्रेस, इसको एक तेजी चलने वाली बुलेट ट्रेन जैसा इसको कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस है। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब कहीं विलंब नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, किसी चीज के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये तेजी से जो चीजें हो रही है, बहुत चीजें बहुत समय कई जगह पर हो रही है। अब शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर साहब, शैलेंद्र, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, सामाजिक बदलाव के मोर्चे पर, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, गरीब और हाशिए पे रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मोर्चे की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। विपक्ष, हालांकि हमने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब जी राम जी बिल का जिक्र आया तो विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। तो विपक्ष का एक तरह से विपक्ष का सवाल है क्या जी राम जी है या फिर ग्रामीण भारत में जो बदलती तस्वीर आज राष्ट्रपति ने सामने रखी है उस तस्वीर से विपक्ष का इत्तेफाक नहीं है? देखिए, मनरेगा श्रमिकों को लेकर और जो मनरेगा की जगह जी राम जी बिल और फिर जो कानून आया उस पर विपक्ष अभी भी दरअसल अपनी बात रखना चाहता है और संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। लेकिन सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि 100 की जगह 125 दिन का रोजगार है। और आज राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस उपलब्धि का जिक्र भी किया है कि जी राम जी बिल, जी राम जी कानून बना और अब 125 दिन ग्रामीण स्तर पर रोजगार मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने ये आरोप लगाया है, सत्ता पक्ष ने, किरण रिजिजू ने, कि जब तमाम महापुरुषों के से जुड़े जो सेलिब्रेशन हो रहे हैं 150वें वर्ष पूरे होने पर, उनका जिक्र हो रहा था, गुरु तेग बहादुर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी जब 150वीं वंदे भारत की जो हम मना रहे हैं, या जब सुभाष बाबू का जिक्र हो रहा था, तो लगातार विपक्ष के जो सदस्य हैं वो हंगामा कर रहे थे। ये कतई ठीक नहीं है, एक तरह से ये अपमान है उन महापुरुषों का। किरण रिजिजू ने विपक्ष के इस रवैये पर सवाल उठाया। देखिए, आज हमने देखा कि राष्ट्रपति के भाषण में जब आप चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि क्या कुछ अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कुछ कहा, तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि या कृषि से जुड़े क्षेत्र या फिर वंचित तबकों को सामाजिक न्याय के जरिए उनको मजबूत करना, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना, उसका जिक्र तो हुआ ही। साथ ही साथ जो नए क्षेत्र हैं इकोनॉमी के, जिसमें हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र हैं, स्पेस की बात है कि जहां पर जो नए नौकरियां, नए रोजगार या फिर नए उद्यम हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, उन सब का भी जिक्र राष्ट्रपति ने आज अपने भाषण में किया है। तो यानी मोदी सरकार जो नीतियों के जरिए, रिफॉर्म्स के जरिए जो बदलाव ला रही है, जिससे युवाओं को बड़े स्तर पर मौका मिल रहा है और हम बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी हम बन चुके हैं, उसका भी जिक्र, उसकी भी एक झलक आज राष्ट्रपति के भाषण में दिखाई दी। तो कैसे हम कृषि क्षेत्र में कायाकल्प कर रहे हैं, किसानों को मोदी सरकार किसान सम्मान निधि और बाकी योजनाओं के जरिए मजबूत कर रही है। मछली उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं, चावल उत्पादन में हम पहले नंबर पर आ गए हैं, और कैसे डीबीटी के जरिए हम पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इन सब का जिक्र तो है ही, साथ ही साथ नई
तरह की जो अर्थव्यवस्था है जिसमें तकनीक आधारित जो उन्नति है उसकी भी एक झलक राष्ट्रपति के भाषण में मिलती है। तो निश्चित तौर पर इससे ये संकेत मिलता है कि मोदी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, जो नीतियों के जरिए जो एक इकोसिस्टम बनाया है, उसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, तो यानी युवाओं को मिल रहा है, भारत के लोगों को मिल रहा है। शेखर साहब, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जहां ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक तय रणनीति की बात की, और अगर आतंकवाद के हमले होते हैं तो उसका जवाब भारत खुलकर देगा, इसकी बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने वैश्विक अस्थिरता को लेकर भारत की भूमिका पर भी एक तरह से भारत के दृष्टिकोण को रखा और बताया कि सरकार किस तरह से वैश्विक अस्थिरता या एक जो वैश्विक अस्थिरता के कारण तमाम देशों को जो नुकसान होने जा रहा है उसको एक तरह से एक नेतृत्व देते हुए भारत दिखाई दे रहा है। इस भूमिका में भारत को आप कैसे देखते हैं, जब हम ये भी देखते हैं कि ठीक एक दिन पहले ईयू के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है और वैश्विक व्यवस्था को एक नया आकार देता भारत दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो देखिए विश्व में जो परिस्थितियां बनते जाते हैं ये किसी एक देश के इच्छा पर नहीं होती, तो इसको आगे इसको फेस करने की काम सरकार करती आई है। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इसको लेकर भारत के लिए जो समस्या हुई, उसके बाद अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद दो चुनौतियां आई, टैरिफ से लेकर बाकी अन्य पॉलिसीज को लेकर, इसको हम कैसे टैकल करें। और साथ में अब जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील है, ऐसे समय आया जब लग रहा था क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, इसका मतलब जो हमारी जो एक्सपोर्ट जाती थी मतलब लेदर इंडस्ट्री से हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हो, लग रहा था कि जैसे विश्व में हमारी मार्केट बंद हो चुकी है। लेकिन सरकार लगातार एक करके, पहले यूके के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, ट्रेड डील हुआ यूके के साथ, अब यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, जिसको आज अमेरिका ने भी प्रशंसा किया है। अमेरिका स्वयं कह रहा है ये तो इंडिया ने बहुत बड़ा डील कर लिया है यूरोप के साथ। तो इसका मतलब सरकार के सामने हमेशा ये चिंता रहती है कि हमारी इंडस्ट्री हमेशा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है, जिसपे बहुत लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत है, तो वो किस तरह उसको हम प्रोटेक्ट करें और नए नए मार्केट ढूंढने का काम सरकार इन बिजनेस ग्रुप्स के साथ करती आई है। और सरकार हमेशा इन लोगों को कहती भी है, जो लोग एक्सपोर्ट में लगे हुए, एक्सपोर्ट सेक्टर में, आप नया मार्केट ढूंढते रहिए और नया मार्केट हमें क्रिएट करना है। और सरकार पूरा उनके साथ लगा के किए। ये इंडो ईयू का जो ट्रेड डील है, अब देखिए आगे जाके इसकी जब डिटेल्स निकलेगी, केवल कि वहाँ के गाड़ियाँ आ जाएंगे, वहाँ के वाइन वगैरह मिले, ये बात नहीं है। उसमें जो ये है कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर बूस्ट होगा तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और नए टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो सरकार की सोच है कि कोई भी चीज़ पर अगर हम आगे कदम रख रहे हैं, उससे हम पूरे जिसको कह सकते 360 डिग्री इसकी कैसे हमें फ़ायदा मिलेगा। और कैसे आगे की भी सोच है कि कोई एग्रीमेंट 1 साल 2 साल की नहीं होती है, कि आगे 20 साल में क्या होना है, आगे 10 साल में होना है, और 10 साल में जो हमें अगर पूरा लाभ प्राप्त करना है तो आज हमें क्या करना चाहिए। इस तरह का सोच में ही सरकार ने एक ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। ऋतु जी बिल्कुल, शेखर साहब, किस तरह भारत लगातार तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने एक पूरा खाका रखा है, सरकार की उपलब्धियां रखी हैं। शैलेंद्र कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं? जी शैलेंद्र। देखिए ऋतु, राष्ट्रपति के भाषण से ये स्पष्ट झलक मिलती है कि भारत ये समझता है कि अगली ग्रोथ कहाँ से आएगी और चुनौतियाँ कहाँ पर है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में एआई के दुरुपयोग को लेकर जो चिंता है वो जाहिर की, और तकनीक को लेकर हम जानते हैं कि जिस तरह से भारत में हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिससे जो नए नए क्षेत्र हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की कि हम सोलर में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की राष्ट्रपति ने अपने भाषण में। हम जानते हैं कि हमने न्यूक्लियर को लेकर एक बिल पिछले ही सत्र में पारित किया है, इससे न्यूक्लियर ऊर्जा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। तो यानी भारत ये समझता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि आगे आने वाले दशकों में ग्रोथ कहाँ पर है और चुनौतियाँ कहाँ कहाँ पर है, और उसकी एक झलक राष्ट्रपति के भाषण में दिखती है। बिल्कुल, उन चुनौतियों के समाधान की ओर बढ़ती सरकार की एक झलक
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में दी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, आपका भी, शेखर अय्यर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपको मिर्च चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है टिंग टिंग। अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और आज की एक घटना ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरी देश की राजनीति को हिला के रख दिया। दूरदर्शन न्यूज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि देता है। पुणे जिले में आज सुबह विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और 4 अन्य लोगों का निधन हो गया है। ये घटना उस वक्त हुई जब अजित पवार का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था। विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी और सुबह करीब 8:45 पर यह रडार की पहुंच से गायब हो गया। अजीत पवार राज्य में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि विमान सुबह 8:50 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना के वक्त उसमें 5 लोग सवार थे। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। उन्होंने कहा विमान में सवार सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार बॉम्बार्डियर एरोस्पेस के लेयरजेट डिवीजन द्वारा निर्मित मध्यम आकार का बिजनेस जेट विमान लेयरजेट 45 बारामती हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास करते समय रनवे से उतर गया और उसमें आग लग गई। पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा और 2 बेटे पार्थ और जय हैं। सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्य हैं। हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा में हुए नगर निगम चुनाव में अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार की राकपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में राष्ट्रपति ने लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजीत पवार का असामयिक निधन एक अपूर्णीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवारों को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने अजीत पवार को एक ऐसा मेहनती व्यक्तित्व बताया जिनका जमीनी स्तर के लोगों से बेहद मजबूत जुड़ाव था। उन्होंने लिखा, श्री अजीत पवार जी जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिल तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के निधन पर गृहमंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार जी ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे जब भी मिलते थे, महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक स्तब्ध पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस दुख की घड़ी में नितिन नवीन के निर्देश पर बंगाल दौरे के दूसरे दिन दुर्गापुर के कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। अजीत पवार का निधन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक दुखद घटना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के निधन से पूरे महाराष्ट्र में दुख का माहौल है। उन्होंने कहा, आज महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखद दिन है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल के कुट्टकल में आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। नमस्कारम। केरला के गवर्नर श्रीमान राजेंद्र आर्लेकर जी, आर्य वैद्यशाला से जुड़े सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज इस गरिमामय अवसर पर आप सभी से जुड़ना मेरे लिए खुशी का अवसर है। आयुर्वेद को सहेजने, संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में आर्य वैद्यशाला का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने 125 वर्षों की यात्रा में इस संस्था ने आयुर्वेद को इलाज की एक सशक्त व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। आज इस अवसर पर मैं आर्य वैद्यशाला के संस्थापक वैद्य रत्नम पीएस वरियर जी के योगदानों को याद करता हूं। आयुर्वेद के प्रति उनकी अप्रोच और लोक कल्याण के लिए उनका समर्पण
आज भी हमें प्रेरित करता है। साथियों, केरला की आर्य वैद्यशाला भारत की उस उपचार परंपरा का जीवंत प्रतीक है जिसने सदियों से मानवता की सेवा की है। भारत में आयुर्वेद किसी एक काल या एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा। हर दौर में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता दिखाया है। आज आर्य वैद्यशाला 600 से अधिक आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में संस्था के अस्पताल आयुर्वेदिक तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें दुनिया के 60 से अधिक देशों के मरीज शामिल होते हैं। आर्य वैद्यशाला ने ये भरोसा अपने काम से बनाया है। जब लोग कष्ट में होते हैं तो आप सभी उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनते हैं। साथियों, आर्य वैद्यशाला के लिए सेवा केवल एक विचार नहीं है, ये भावना उनके एक्शन, अप्रोच और इंस्टीट्यूशंस में भी दिखाई देती है। संस्था का चैरिटेबल हॉस्पिटल पिछले 100 वर्षों से, 100 वर्ष कोई कम समय नहीं है, 100 वर्षों से निरंतर लोगों की सेवा में जुटा है। इसमें अस्पताल से जुड़े सभी लोगों का योगदान है। मैं अस्पताल के वैद्य, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सभी लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। चैरिटेबल अस्पताल की 100 वर्षों की यात्रा पूरी करने के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। केरला के लोगों ने आयुर्वेद की जिन परंपराओं को सदियों से जीवंत बनाए रखा है, आप उन परंपराओं का संरक्षण भी कर रहे हैं, संवर्धन भी कर रहे हैं। साथियों, देश में लंबे समय तक प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को साइलों में देखा जाता रहा। पिछले 10-11 वर्षों में इस अप्रोच में बड़ा बदलाव हुआ है। अब स्वास्थ्य सेवाओं को होलिस्टिक नजरिए से देखा जा रहा है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और योग, इन सब को हम एक अम्ब्रेला के नीचे लाए हैं और इसके लिए विशेष तौर पर आयुष मंत्रालय बनाया गया है। हमने प्रिवेंटिव हेल्थ पर निरंतर फोकस किया है। इसी सोच के साथ नेशनल आयुष मिशन लॉन्च किया गया। 12,000 से अधिक आयुष वेलनेस सेंटर्स खोले गए। इन सेंटर्स में योग, प्रिवेंटिव केयर, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, ये सब कुछ उपलब्ध कराई जाती है। हमने देश के अन्य अस्पतालों को भी आयुष सेवाओं से जोड़ा। आयुष दवाओं की रेगुलर सप्लाई पर भी ध्यान दिया। इसका उद्देश्य साफ है कि भारत के परंपरागत चिकित्सा, इस ज्ञान का लाभ देश के कोने कोने के लोगों को मिले। साथियों, सरकार की नीतियों का स्पष्ट प्रभाव आयुष सेक्टर पर दिखाई दिया है। आयुष मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है और इसका विस्तार हुआ है। भारतीय पारंपरिक वेलनेस को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की है।
हमारी कोशिश है कि आयुष प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ावा मिल सके। इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हम देख रहे हैं। साल 2014 में भारत से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे। वहीं अब भारत से 6500 करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लगे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा देश के किसानों को भी हो रहा है। साथियों, भारत आज आयुष बेस्ड मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए एक भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। इसलिए हमने आयुष वीजा जैसे कदम भी उठाए हैं। इससे विदेशों से आने वाले लोगों को आयुष चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। साथियों, आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने के लिए सरकार हर बड़े मंच पर इसे गर्व से आगे रख रही है। चाहे ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो या G20 देशों की बैठक हो, जहां भी अवसर मिला मैंने आयुर्वेद को होलिस्टिक हेल्थ के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। जामनगर में ही इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, इसने भी काम शुरू कर दिया है। आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गंगा नदी के किनारों पर औषधीय खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज मैं आप सभी से देश की एक और उपलब्धि साझा करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की ऐतिहासिक घोषणा हुई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज और प्रैक्टिशनर्स को एक बड़ा बूस्ट देगा। ईयू मेंबर स्टेट्स में जहां रेगुलेशंस मौजूद नहीं हैं, वहां हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स भारत में हासिल की गई अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ आयुर्वेद और योग से जुड़े हमारे युवाओं को होगा। इस एग्रीमेंट से यूरोप में आयुष वेलनेस सेंटर्स की स्थापना में भी मदद मिलेगी। आयुर्वेद आयुष से जुड़े आप सभी महानुभावों को मैं इस एग्रीमेंट की बधाई देता हूं। साथियों, आयुर्वेद के माध्यम से भारत में सदियों से इलाज का काम होता रहा है, लेकिन यह भी दुर्भाग्य रहा है कि हमें देश में और ज्यादातर विदेशों में लोगों को आयुर्वेद का महत्व समझाना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह है एविडेंस बेस्ड रिसर्च की कमी, रिसर्च पेपर्स की कमी। जब साइंस के सिद्धांतों पर आयुर्वेदिक पद्धति को परखा जाता है तो लोगों को भरोसा और मजबूत होता है। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आर्य वैद्यशाला ने आयुर्वेद को साइंस और रिसर्च की कसौटी पर लगातार परखा है। ये CSIR और IIT जैसे संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। ड्रग रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च और कैंसर केयर पर भी आपका फोकस रहा है। आयुष मंत्रालय के सहयोग से कैंसर रिसर्च के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, अब हमें बदलते समय के अनुसार आयुर्वेद में आधुनिक टेक्नोलॉजी और AI का उपयोग भी बढ़ाना चाहिए। बीमारी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अलग अलग पद्धतियों से इलाज के लिए काफी कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है। साथियों,
आर्य वैद्यशाला ने दिखाया है कि परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती है और स्वास्थ्य सेवा लोगों के जीवन में भरोसे का आधार बन सकती है। इस संस्था ने आयुर्वेद की पुरानी समझ को सहेजते हुए आधुनिक जरूरतों को अपनाया है। इलाज को व्यवस्थित बनाया गया है और मरीजों तक सेवाएं पहुंचाई गई हैं। मैं आर्य वैद्यशाला को इस प्रेरक यात्रा के लिए फिर से बधाई देता हूं। मेरी कामना है कि यह संस्था आने वाले वर्षों में भी इसी समर्पण और सेवा भावना के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम। केरल के कोट्टल में आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत की परंपरागत चिकित्सा शैलियों के बिखराव को एकत्रित कर आयुष मंत्रालय का गठन इसी मकसद से किया गया कि एक रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद की विश्वसनीयता को स्थापित किया जा सके, जिसको कि आज विश्व में भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ आर्य वैद्यशाला ने आयुर्वेद को लेकर रिसर्च की कसौटी पर उतारा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आर्य वैद्यशाला ने आयुर्वेद के बढ़ावे को और उसकी शिक्षा को लेकर काफी काम किया है। जिक्र उन्होंने किया ईयू और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी। उन्होंने बताया कि किस तरह से इसके जरिए इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स और सर्विसेज को आने वाले समय में इसका फायदा मिलने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी आजा मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिलकर काम कर रहे थे और महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र और उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत विजय जी, अजीत पवार का असमय निधन और जिस तरह से इस विमान दुर्घटना में उनका निधन हुआ है,
ये क्षति सिर्फ राजनीतिक क्षति नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की क्षति भी है जो जमीन से जुड़े लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा नुकसान है, देश की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा नुकसान है। आपकी निश्चित तौर पर मुलाकात अजीत पवार से जरूर हुई होगी। आप किस तरह से आज उन्हें याद कर रहे हैं? देखिए सचमुच आज जो एक जमीनी राजनीति करने वाले जो ऐसी चीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जो किसी भी प्रकार के मजहब लेकर या राजनीति को लेकर अभी अगर बारामती में उनके हॉस्पिटल के बाहर के विजुअल देखें तो जी आनंद विजय जी, शायद आपका मॉनिटर का आवाज भी आपके साथ साथ शायद सुनाई दे रहा है, इसलिए आवाज बहुत इको हो रही है। जी एक बार से मेरे पास मॉनिटर नहीं है। मैं तो कमरे में बैठा हूं और फ्लैप ही है। मैं ये कह रहा था मेरी आवाज ठीक है क्या? लेते हैं, फिर हम आपके पास वापस लौटते हैं। जी लगातार हम बात कर रहे हैं एक बड़ी क्षति न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरी राजनीति के लिए। अजीत पवार का असमय जाना ये एक तरह से उन तमाम समर्थकों के लिए एक दुखद खबर लेके आया। साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार उस तरह के नेता रहे हैं जो जमीन से जुड़े रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। शरद पवार के बाद एक तरह से पवार परिवार की पूरी राजनीति के एक उत्तराधिकारी के तौर पर अजीत पवार को ही देखा जाता था। अजीत पवार एकमात्र उस तरह के नेता रहे हैं जिन्होंने सहकारी समितियों से यानी कि सहकारिता को मजबूत करते हुए 8 बार के विधायक अजीत पवार बतौर उप मुख्यमंत्री कई बार महाराष्ट्र की राजनीति को दिशा देते दिखाई दिए। और बात खेल की, भारत और न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मैच में बुधवार को आमने सामने होगी। टीम इंडिया के पास सीरीज में 3-0 की बढ़त है। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम की नजर आगामी विश्व कप के मद्देनजर अपनी तैयारी दुरुस्त करने पर होगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की कोशिश हर हाल में चौथे हार से बचने की होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। फिलहाल भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में लगातार 3 मैच जीतकर 3-0 से अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। अब तक खेले गए 3 मैचों में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन ने टीम को मजबूती दी है। हालांकि संजू सैमसन ने भारतीय फैंस को निराश किया। खराब फॉर्म से जूझ रहे सैमसन 3 मैचों में 5.33 की औसत से 16 रन ही बना पाए हैं। वहीं भारतीय गेंदबाजी के 2 प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। ऐसे में चौथे T20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होगी। दूसरी ओर इससे पहले खेले गए वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली न्यूजीलैंड की टीम के लिए लगातार 3 मैच गंवाना चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कीवी बल्लेबाजों ने मुकाबलों में बल्ले का जोर दिखाया, लेकिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का जवाब देने में विफल रहे। T20 सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के सामने अब आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई बची है। कीवी टीम चौथे मैच को जीतकर लगातार चौथी हार से बचना चाहेगी। वहीं T20 सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजर टीम को आगामी T20 विश्व कप के लिहाज से तैयार करने पर भी है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट की कोशिश बाकी बचे 2 मुकाबलों में टीम के खिलाड़ियों को परखने और पिछले मैचों में हुई गलतियों में सुधार करते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना है। मुझे दीजिए अनुमति। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।